सुमित्रा की दोनों बहुएं खुशबू और नेहा के बीच में अक्सर घर के कामों को लेकर लड़ाई होती थी। इसलिए सुमित्रा अपनी बहू की लड़ाई से परेशान होकर उनको काम बांट देती है। ऐसे ही एक दिन दोनों बहू आपस में लड़ रही होती है। तभी सुमित्रा उनसे कहती है, अरे अब क्यों लड़ रही हो तुम दोनों? काम तो दोनों को मैंने बांट दिया है ना। एक टाइम का खाना बड़ी बनाएगी तो एक टाइम का खाना छोटी बहू। माँ जी, हफ्ते में 7 दिन होते हैं और इन 7 दिन में भी एक ही दिन तो मेरा पति घर में होता है, जिस दिन मैं बाहर जाने की सोचती हूँ, पर उसमें भी नेहा नाटक करती है। और जब खुद मंडे वाले दिन अपने पति के साथ घूमने जाती हैं तब तो इन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अगर ये एक दिन खाना बना देगी तो कौन सा पहाड़ टूट जाएगा? अरे जिस दिन ये जाती है उस दिन मैं भी तो इसके बदले खाना बनाती हूँ ना। दीदी, मैं हर हफ्ते नहीं जाती, पर आप तो हर हफ्ते जाती हैं। मैं नहीं जानती क्या? घर के काम और खाना बनाने से बचने के लिए आप ऐसा ही करती हैं। अरे चुप करो तुम दोनों। बहुत अच्छे से समझती हूँ मैं तुम दोनों को। मैंने ही काम गलत तरीके से बांट दिया। मुझे दोबारा से काम बांटना होगा। अपनी बहुओं के बीच में काम का बंटवारा करने के बाद भी सुमित्रा जब लड़ाई देखती है तो फैसला कर लेती है कि अब वो अपनी बहुओं का काम दिन के हिसाब से बांटेगी ताकि उनकी लड़ाई ना हो सके। देखो, हफ्ते में 7 दिन होते हैं। अब से खुशबू बहू हफ्ते के 4 दिन सुबह शाम का खाना बनाएगी और नेहा बहू घर के पूरे काम करेंगी। और बाकी के 3 दिन बचे उसमें नेहा बहू खाना बनाएगी और खुशबू बहू घर के काम करेगी। अब तो ठीक है ना? अब तो किसी को परेशानी नहीं होगी। और जिस दिन तुम दोनों को अपने पति के साथ घूमने जाना होगा उस दिन का काम मैं खुद देख लूँगी, कैसे करना है और कैसे करवाना है। मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बस बता दो ये जो आपने काम का बंटवारा किया है इसकी शुरुआत कब से होगी? मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे भी मैं घर के काम करना ही ज़्यादा पसंद करती हूँ, क्योंकि मेरे हाथों का जब भी खाना बनता है तो खुशबू दीदी का अक्सर मुँह बन जाता है। सुमित्रा की दोनों बहू सुमित्रा के फैसले से राज़ी हो जाती है। अब क्या था, अगले ही दिन से दोनों बहुएं अपने काम पर लग जाती है, ठीक उसी तरह जिस तरह से सुमित्रा ने कहा था। कितना अच्छा लग रहा है, घर के कामों से मुक्ति मिल गई। काश कि खाना भी कम बनाना पड़ता तो मेरी खुशी दुगनी हो जाती। दीदी का सही है, इन्हीं के तो मज़े हैं। 2 से 3 वक्त का खाना बनाती है और जानबूझकर अपने गंदे कपड़े मेरे सर मर देती है और बार बार झूठे बर्तन का ढेर लगा देती है ताकि पूरा दिन मैं घर की सफाई करती रहूं और बाद में इनके कपड़े भी धोऊं, अपनी कमर तोड़ लूं। इससे तो अच्छा माँ जी मुझे ही 4 दिन खाना बनाने का काम दे देती। दोनों ही बहू अपने हिस्से में आए काम से थोड़ी खुश थी तो थोड़ी परेशान थी। समय यूं ही बीतता है और 7 दिन बीत जाते हैं। पर इन 7 दिनों में जब खुशबू को अपने घर वालों के लिए उनकी डिमांड के अनुसार खाना बनाना पड़ता है तो उसको 4 दिन खाना बनाना भी भारी लगने लगता है। खाना बनाने से तो अच्छा है मुझे घर का काम ही मिल जाता। नेहा के तो मज़े ही हैं, मैं ही पागल हूँ, मेरी अकल पर पत्थर पड़े थे। पर कोई बात नहीं, जैसे कुछ दिन बीत गए वैसे ही फिर से ये 4 दिन भी जैसे तैसे कट जाएंगे। बस जल्दी से मेरे हफ्ते के 3 दिन मुझे मिल जाए जिसमें घर के काम मुझे करने होंगे। अब खुशबू अपने दिन आने का इंतज़ार करती है ताकि जल्दी से उसके 4 दिन बीते और 3 दिन आए जिसमें वो घर का काम करे। पर अफसोस, जिस दिन वो घर का काम करने बैठती है उसी दिन घर में कुछ मेहमान आ जाते हैं। मेहमान तो चले जाते हैं पर घर का काम बढ़ जाता है। इतने सारे बर्तन कपड़े देखकर खुशबू का दिमाग ख़राब हो जाता है और ऊपर से नेहा भी खुशबू से बदला लेती है। जिस तरह जानबूझकर खुशबू उसके समय में अपने गंदे कपड़े धोने और प्रेस करने के लिए दे देती, वैसा ही वो भी करती है, जिस वजह से खुशबू घर वालों पर अपना गुस्सा निकालने लगती है। नेहा, तुम्हारे तो मज़े ही हैं, मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। जिस दिन खाना बनाती हूँ उस दिन घर में कोई ना कोई आ जाता है या तो फिर कोई अपना ऑर्डर देकर चला जाता है, पर जिस दिन तुम खाना बनाती हो उस दिन तुम्हें कोई ऑर्डर नहीं देता। और आज देखो, जब मेरी बारी आई घर के काम करने की तो घर में मेहमान आ गए। अब उनके बर्तन कपड़े सब करो। अब कहना क्या चाहती है दीदी? मैं भी तो 3 दिन खाना बना रही हूँ ना। और भूलो मत, हफ्ते के 4 दिन मैं घर के काम करती हूँ। अगर कोई आपको खाना बनाने का ऑर्डर देता है तो बर्तन गंदे होते हैं, तब वो बर्तन साफ़ तो मैं ही करती हूँ। और अगर आज आप ढेर सारे बर्तन धो रही हैं तो मैंने भी तो बहुत लोगों का खाना बनाया है ना। देखो नेहा, जो भी कहो, माँ जी ने फ़र्क तो किया है। वो तुम्हें ज़्यादा पसंद करती है, इसलिए उन्होंने तुम्हें 4 दिन घर के काम दिए और मुझे 4 दिन रसोई का।
4 दिन दिन रात खाना बनाकर मैं परेशान हो जाती हूँ, ऊपर से तुम्हारी फरमाइश भी खत्म नहीं होती। अगर ऐसी बात है दीदी तो एक काम करते हैं, हम अपना काम ही बदल लेते हैं। तब आपको पता चलेगा कि कौन ज़्यादा मेहनत करता है और कौन ज़्यादा काम करता है। दोनों बहुओं में एक बार फिर काम को लेकर लड़ाई हो जाती है। सुमित्रा दोनों बहुओं के बीच में काम तो बांट देती है, पर उनकी लड़ाई खत्म नहीं कर पाती। उन दोनों की लड़ाई देखकर एक बार फिर से सुमित्रा परेशान होकर आती है और अपनी दोनों बहुओं से कहती है, अरे अब तो मैंने दिन के हिसाब से तुम्हारे काम बांट दिए, फिर क्यों तुम दोनों आपस में चूहे बिल्ली की तरह लड़ रही हो? लड़ाई किए बिना तुम्हारा खाना नहीं पचता क्या? माँ जी, लड़ाई मैं नहीं, हर समय दीदी करती है। वही काम चोर हैं। उन्हें 4 दिन खाना बनाने का काम दो या घर की सफाई का काम, उनके लिए तो सब काम भारी होते हैं। आहा, जब 4 दिन तक दिन रात खाना ना बनाना पड़े ना, तब इंसान इसी तरह बोलता है। और माँ जी, मेरी प्यारी देवरानी चाहती है कि हमारे काम बदल दिए जाए, इसलिए जैसे ही ये 7 दिन बीत जाते हैं, आप हम दोनों के काम बदल देना। इतना बोलकर दोनों बहू अपने अपने कामों में लग जाती है। दोनों बहू की लड़ाई देखकर सुमित्रा को कुछ समझ में नहीं आता कि वो ऐसा क्या करे ताकि उसकी दोनों बहू सुधर जाए। इन दोनों ने तो मुझे परेशान करके रख दिया है। समझ में नहीं आता कि क्या करूं जिससे इस घर की लड़ाई ख़त्म हो। सुमित्रा सारी रात सोचती रहती है कि वो ऐसा क्या करे ताकि उसकी बहुओं के बीच काम को लेकर लड़ाई ना हो। ये दोनों तो कभी नहीं सुधरने वाली। अब मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा ताकि इनकी लड़ाई कम हो जाए और घर के काम भी। सुमित्रा अपनी दोनों बहुओं को रास्ते पर लाने का प्लान बना लेती और जब दोनों बहुओं के दिन पूरे हो जाते हैं तो सुमित्रा अपनी दोनों बहुओं से कहती है, देखो बहू, मैंने हर तरीके से देख लिया। तुम दोनों के बीच में काम बांट कर तुम दोनों की लड़ाई ख़त्म ही नहीं होती। अब ना मैं तुम दोनों के लिए नौकरानी तो रख नहीं सकती, तो मैंने सोचा है कि 2 महीने बड़ी बहू घर के अकेले सारे काम करेगी और 2 महीने छोटी बहू। इसी बीच में घर में मेहमान आए, कोई बीमार पड़े या कोई छुट्टियों पर जाए, तो यह सब जिसके हिस्से में काम है उसे ही देखना होगा। अब बताओ, मेरा यह फैसला मंजूर है? क्या 2 महीने? मतलब अगर मैं 2 महीने काम करूँगी तो इसका मतलब 2 महीने देवरानी आराम करेगी? और जब मैं 2 महीने काम करूँगी तब जेठानी आराम करेगी? इसका मतलब मेरे काम करते समय जेठानी जी मुझे बहुत परेशान करेगी। नहीं नहीं माँ जी, मुझे ये फैसला मंजूर नहीं है। आपने जो 7 दिन वाला काम बांटा है वही अच्छा है। हाँ माँ जी, मुझे भी कोई एतराज़ नहीं है। पहले जो आपने बंटवारा किया था ना काम का, वही अच्छा है। अपनी बहुओं का ये रिएक्शन देखकर सुमित्रा मन ही मन खुश होती है, क्योंकि उसकी चाल तो कामयाब हो गई थी। अब दोनों बहुएं फिर कभी आपस में नहीं लड़ती, और लड़ती भी तो उनकी लड़ाई कभी भी सुमित्रा तक नहीं पहुंचती। वानी अभी केवल 17 साल की है। आज उसका 12वीं का रिजल्ट आने वाला है, जिसकी वजह से वो थोड़ी परेशान है। वो बार बार अपने फोन में देख रही है और यहाँ से वहाँ चक्कर लगा रही है। तभी उसकी दादी उससे कहती है, अरे वानी, क्या हो गया तुझे? क्यों यहाँ से वहाँ चक्कर काट रही है? दादी जी, आज मेरा 12वीं का रिजल्ट आने वाला है। अगर मेरे नंबर कम आए तो मुझे अच्छी कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा। ओह, आज के ज़माने में न जाने कौन कौन सी पढ़ाई होती है। हमारे ज़माने में ना होता था ये सब। चूल्हा चौका करो और बच्चे संभालो, बस इसी में हमारी ज़िंदगी गुजर गई। तभी वानी के फोन पर एक नोटिफिकेशन आया। उसने अपना रिजल्ट देखा और वो जोर से चिल्लाने लगी, माँ, माँ देखो मेरा रिजल्ट आ गया। बहुत अच्छे नंबर आए मेरे। वानी की आवाज सुनकर उसकी माँ मीरा किचन से बाहर आकर कहने लगी, अब चीखती चिल्लाती रहेगी या फिर बताएगी भी कितने प्रतिशत नंबर आए हैं तेरे? माँ, मेरे 98% मार्क्स आए हैं। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा, तूने हमारा नाम रोशन कर दिया। माँ, अब मुझे आसानी से किसी भी अच्छी कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है। जब पापा सुनेंगे तो कितना खुश होंगे ना। वानी की बात सुनकर मीरा के चेहरे से मुस्कुराहट गायब हो गई। शाम को वानी के पिता सुरेश घर पर आए। वानी ने खुश होकर अपने पिता को अपना रिजल्ट बताया तो उसके पिता ने कहा, बेटे ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन तू ना ये कॉलेज वॉलेज का बोझ सर से उतार दे। तुझे जितना पढ़ना था पढ़ ली, अब घर गृहस्थी संभालना सीख जा। लेकिन पापा क्यों? मेरी सारी सहेली आगे पढ़ेंगी तो मैं क्यों नहीं पढ़ सकती? बेटा पढ़ लिख कर कौन सा कलेक्टर बनना है? संभालना तो चूल्हा चौका ही है ना।
घर गृहस्थी का काम संभालेगी तो आगे तेरे ही काम आएगा। पापा मुझे आगे पढ़ना है, प्लीज पापा। बेटा घर का काम करना सीख, खाना बनाना सीख, और हाँ साड़ी पहनना सीख। तुम्हारे पास बस 1 साल का समय है। 1 साल के अंदर घर के सारे काम करना सीख ले, उसके बाद हम तुम्हारी शादी करवा देंगे। ये बोलकर सुरेश वहां से चला गया। वानी के ऊपर तो मानो बिजली से गिर गई। वानी पढ़ाई में तो अच्छी थी, लेकिन उसके पिता उसे आगे पढ़ाना नहीं चाहते हैं। ये बात वानी के हृदय को अंदर तक चीर गई। इतने अच्छे नंबर लाने के बाद भी वानी उदास थी और रात होते ही वो अपनी माँ के पास गई। माँ, आपने सुना पापा ने क्या बोला? हाँ, पापा को समझाओ ना, ऐसा क्यों बोल रहे? इतनी जल्दी शादी नहीं करनी मुझे। बेटा, लड़कियों का नसीब ही ऐसा होता है, हमें सर झुकाकर सारे फैसले मानने ही पड़ते हैं। पहले पिता की सुनो, फिर भाई की, फिर पति की और आखिर में बेटे की। हमारी अपनी कोई मर्जी नहीं होती बेटा। लेकिन क्यों माँ, क्यों हम अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते? बेटा, इस क्यों का जवाब तो मेरे पास नहीं है। अब तू अपने कमरे में जाकर सो जा। अगर तेरे पिता उठ गए तो हम दोनों को डांट पड़ जाएगी। मीरा और वानी सोने के लिए चले गए। अगली सुबह सुरेश तैयार होकर काम पर जाने लगा। तभी उसने अपनी पत्नी से कहा, मीरा, वानी सो रही है क्या अभी तक? हाँ जी, वो सो रही है। टाइम देखा है तुमने? अभी भी सो रही है। अब इसको थोड़ा घर संभालना भी सिखाओ। कल से मेरे उठने से पहले वानी उठ जानी चाहिए। जी, वो मैं ये कह रही थी, वो आगे पढ़ना चाहती है। आप किसी कॉलेज में उसका एडमिशन क्यों नहीं करा देती? उसके ससुराल वाले उसकी डिग्रियां देखकर खुश नहीं होने वाला है, बल्कि ये देखकर खुश होंगे कि उसे रोटी गोल बनानी आती है या नहीं। इसलिए तुम उसे खाना बनाना सिखाओ। मैं वानी का बाप हूं, तुमसे बेहतर समझता हूं कि उसके लिए क्या सही है और क्या गलत। ये बोलकर सुरेश चला गया। अब मीरा वानी को उठाने गई, लेकिन वानी तो पहले से ही उठी हुई थी। अरे वानी बेटा, तुम तो पहले से ही उठी हुई हो, बाहर क्यों नहीं आई फिर? मैं सोई कहाँ थी जो उठ जाती? क्या तुम पूरी रात सोई नहीं बेटा? हाँ माँ, और मैंने पापा की सारी बातें भी सुन ली। मीरा को ये जानकर बुरा लगा कि अपने पिता की कठोर बातें सुनकर वानी के मन को कितनी ठेस लगी है, लेकिन अपने पति की बात काट भी तो नहीं सकती थी। इसलिए उसने अपने दिल पर पत्थर रखकर वानी से कहा, अब चल बेटा, मेरे साथ किचन में काम कर, नहीं तो शाम को तेरे पापा आकर फिर कुछ न कुछ सुनाएंगे। वानी अपनी माँ को हैरानी से देखने लगी और फिर उसके पीछे पीछे किचन में चल दी। आज से पहले वानी किचन में कभी नहीं गई थी, तो उसे पता भी नहीं था कि किचन में कौन सा सामान कहाँ रखा जाता है। तभी उसकी माँ ने उससे कहा, वानी देख, सब्जी ना ऐसे बनाती हैं। अच्छा, वो गरम मसाले की शीशी तो पकड़ाना। वानी ध्यान से अलमारी की तरफ देखने लगी। मीरा ने फिर से कहा, वानी, इतना ध्यान से क्या देख रही है बेटा? अरे माँ, इसमें कौन सी है गरम मसाले की शीशी? वो सीधे हाथ से 3 नंबर की शीशी। वानी शीशी अपनी माँ को देती है और कहती है, माँ, आप मुझे पागल समझती हो क्या? ये मसाला कहाँ से गरम है जो आप इसे गरम मसाला कह रही हो? वानी की बात सुनकर मीरा हंसने लगी। अब मीरा रोज वानी को किचन में कुछ न कुछ बनाना सिखाती। एक दिन मीरा ने वानी से कहा, वानी देखो, मैं तुम्हारे लिए कितनी अच्छी साड़ी लेकर आई हूँ। आओ, मैं तुम्हें साड़ी बांधना सिखाती हूँ। लेकिन माँ, लेकिन वेकिन कुछ नहीं, चलो आओ जल्दी से बेटा। मीरा वानी को साड़ी बांधना सिखाने लगी। देख वानी, पहले ऐसे करते हैं और फिर ये ऐसे, और फिर इसे ऐसे। माँ, मुझे वो प्रियंका चोपड़ा, दीपिका पादुकोण और कटरीना कैफ की तरह वो ऐसी साड़ी बांधना सिखाओ ना। जैसे मैं पहनती हूँ साड़ी, वैसे ही तुम्हें भी पहननी है, समझी? मीरा बहुत कोशिश करती है, लेकिन वानी को साड़ी बांधनी आती ही नहीं। थोड़ी देर बाद सुरेश घर पर आता है और मीरा से कहता है, मीरा, कल लड़के वाले हमारी वानी को देखने आ रहे हैं। तुम कल की सारी तैयारियां कर लेना और वानी को अच्छी तरह से तैयार कर देना। ये आप क्या बोल रहे हैं जी? अभी तो हमारी मीरा 17 साल की है, हमें इतनी जल्दी नहीं करनी चाहिए। हम कोई जल्दी नहीं कर रहे हैं। अरे अभी तो हम सिर्फ रिश्ता देख रहे हैं।
कुछ समय तो देखने दिखाने में ही लगेगा। लड़का पसंद भी आ गया तो रिश्ता पक्का करके छोड़ देंगे। जब वानी 18 साल की हो जाएगी तब शादी करेंगे। वानी ने जब ये सुना तो उसे बहुत बुरा लगा। वो रोते हुए अपने कमरे में चली गई। अगली सुबह वानी की दादी अपनी बहू से कहने लगी, बहू, वानी कहाँ है? अपने कमरे में है, रात से दरवाज़ा ही नहीं खोल रही, रोए जा रही है। बहू, सुरेश तो अंधा हो गया है। क्या तुझे अपनी बेटी के आंसू नहीं दिखाई दे रहे? मैं क्या कर सकती हूँ माँ जी? ऐसा जरूरी तो नहीं कि जो सदियों से गलत होता आया है वो अभी भी हो। क्या मतलब माँ जी? मतलब ये बहू कि मेरी दादी की शादी केवल 15 साल की उम्र में हो गई थी। मेरी माँ की शादी 17 साल की उम्र में, और मेरी भी लगभग उसी उम्र में हो गई थी। तेरी शादी हुई 18 साल की उम्र में, और अब तेरी बेटी की भी शादी 18 की उम्र में हो जाएगी। बहू, तुझे कुछ करना पड़ेगा। लेकिन माँ जी मैं क्या कर सकती हूँ? वानी का भी रो रो कर बुरा हाल है। देख बहू, सुरेश तो इसकी शादी करवा कर रहेगा। मैं भी शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन मेरे बापू ने एक नहीं सुनी। जब मेरी शादी हुई ना, तब ना तो मैं पढ़ी लिखी थी, ना मेरा कोई साथ देने वाला था। लेकिन बहू, अब तुझे ही कुछ करना होगा। मीरा अपनी सास की बात समझ जाती है कि उसे अब आगे क्या करना है। वो वानी के कमरे में जाकर कहती है, वानी बेटा, लड़के वाले आते ही होंगे, तैयार हो जाओ फटाफट। माँ, मेरी उम्र की लड़कियां पढ़ रही हैं, लेकिन पापा और आप मेरे लिए लड़की ढूंढ रहे हो। बेटा, लड़का देखने आया है, शादी थोड़े ही करवा रहे हैं तेरी उससे। माँ, पापा को समझाओ ना, मुझे शादी नहीं करनी, पढ़ना है अभी, प्लीज माँ। वानी, पहले अपने आंसू पोंछ बेटा, और एक बात का ध्यान रख, अब तू नहीं रोएगी। तू पढ़ना चाहती है ना, तू ज़रूर पढ़ेगी। मैं तेरा एडमिशन बहुत अच्छे कॉलेज में करवाऊंगी, लेकिन जैसा मैं कहती हूँ तू वैसा ही कर। वानी अपनी माँ की बात मानकर तैयार हो जाती है। लड़के वालों का आने का समय हो जाता है। सुरेश लड़के वालों की स्वागत की तैयारी में लगा होता है, लेकिन वानी के मन में यही दुविधा है कि उसकी माँ उसका साथ देगी भी या नहीं। मेरा लड़के वाले किसी भी समय आते होंगे। तुमने खाना बना तो लिया है ना? और हाँ, मैं गुप्ता जी के यहाँ से समोसे और कचौड़ी लाया था, उसे भी प्लेट में रख के दे देना। जी हाँ, मैंने कर ली है सारी तैयारी। आप बार बार क्यों बोल रहे हो? अरे बहू, बावला हो गया है ये। ऐसे उतावला हो रहा है मानो इसको ही देखने आ रहे हैं। अरे माँ, लड़का बहुत अच्छा है। मैं नहीं चाहता कि वो किसी भी वजह से मना करे। इतने में लड़के वाले आ जाते हैं। सभी आपस में बैठकर बातें करते हैं। सभी को वानी बहुत पसंद आती है। तभी लड़के की माँ कहती है, भाई साहब, आपकी बेटी हमें बहुत पसंद है और हमारे बेटे को भी पसंद है। ये तो बहुत अच्छी बात है। बहन जी, वैसे तो वानी हमारी इकलौती बेटी है, हमारा सब कुछ उसका ही है, लेकिन फिर भी अगर आपकी कोई डिमांड हो तो आप हमें बता सकती हैं। नहीं भाई साहब, हमें कुछ नहीं चाहिए, बस लड़की चाहिए। जब दोनों तरफ से सारी बात पक्की हो गई, तब मीरा ने कहा, आप सबने सारी बातें तय कर ली, लेकिन इस शादी के लिए मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? मेरी बेटी आगे पढ़ना चाहती है। वो शादी से पहले भी पढ़ेगी और शादी के बाद भी पढ़ेगी। अगर आप तैयार हैं तभी ये शादी हो सकती है। बहन जी, कैसी बात कर रही हो आप? हमें अपनी बहू से नौकरी नहीं करवानी। हमारी बहू को घर ही तो संभालना है, इसलिए पढ़ी लिखी लड़की का हम करेंगे क्या? और आपकी बेटी ने 12वीं तो पास कर ली है, बस इतना ही काफ़ी है। अगर आपको घर ही संभलवाना है तो आप बहू क्यों ले जा रही हैं? किसी नौकरानी को क्यों नहीं रख लेती? मीरा, क्या बोल रही हो? चुप रहो। बहन जी, ये ऐसे ही बोल रही है। आप जो कहेंगी वही होगा। सुरेश जी, हम आपके आग्रह पर यहाँ आए थे, पर अगर आपको ये सब ड्रामा करना था तो आपने हमें क्यों बुलाया? और हाँ, कान खोलकर सुन लीजिए, हमें घरेलू और शरीफ लड़की चाहिए अपने बेटे के लिए। पढ़ी लिखी लड़कियों के नखरे नहीं उठा सकते हम। लड़के वाले वहाँ से चले जाते हैं। सुरेश गुस्से से अपनी पत्नी से कहता है, मीरा, पागल हो गई हो क्या? ये क्या पढ़ाई का भूत तुम्हारे और तुम्हारी बेटी के सर पर चढ़कर बोल रहा है? तुमने अपनी जिंदगी ऐसे ही गुजार दी। तुम क्या पढ़ी लिखी थी? मैं पढ़ी लिखी नहीं थी, तभी मैंने अपनी सारी जिंदगी आपकी सेवा में गुजार दी।
और आपके गलत फैसलों के खिलाफ कभी आवाज़ नहीं उठाई। लेकिन मेरी बेटी ऐसा नहीं करेगी। वो अपने पति के पीछे नहीं बल्कि उसके कंधे से कंधा मिलाकर चलेगी। सुरेश और मीरा में कहासुनी शुरू हो गई। सुरेश ये देखकर हैरान था कि जिस पत्नी ने उससे कभी ऊंची आवाज में बात नहीं की, वो उसकी हर बात का जवाब दे रही है। अगले दिन मीरा अपनी बेटी को लेकर कॉलेज जाती है, लेकिन कॉलेज की फीस बहुत ज़्यादा होती है। माँ, अब क्या करेंगे? यहाँ की फ़ीस तो बहुत ज़्यादा है। पापा तो हमें 1 रुपया भी नहीं देंगे और हमें 2 दिन के अंदर ही फ़ीस जमा करवानी होगी। तू चिंता मत कर बेटा, मैं कुछ करती हूँ। मीरा अपनी बेटी को लेकर घर आ जाती है और पूरा दिन सोचती है कि पैसों का इंतज़ाम कैसे करे। फिर वो अपने सोने के कंगन बेच देती है और अपनी बेटी की कॉलेज की फ़ीस का इंतज़ाम करती है। ये ले वानी, तेरे कॉलेज की फ़ीस। तू कल ही इसे जमा करा देना और तुझे जो कुछ भी चाहिए ना, मुझसे कह देना। माँ, इतने रुपए आपके पास कहाँ से आए? अरे तू आम खाना, पेड़ मत गिन। वानी अपनी माँ का हाथ पकड़कर कहती है। बताओ ना माँ, मैं भी जानना चाहती हूँ कि ये आम किस पेड़ से आए हैं। वानी अपनी माँ से पूछ ही रही थी, तभी उसके पिता आ जाती हैं। वानी अपनी माँ का हाथ छोड़कर वहाँ से चली जाती है। मीरा, तुम्हारी वजह से इतना अच्छा रिश्ता हाथ से चला जाता। बड़ी मुश्किल से मनाया है मैंने लड़के वालों को। आपने लड़के वालों को चाहे जितनी भी मुश्किल से मनाया हो, लेकिन मेरी शर्त यही है कि मेरी बेटी आगे पढ़ेगी। मीरा, तुम फिर से बहस कर रही हो? वो दोनों दोबारा से बहस करना शुरू कर देते हैं। तभी वहाँ दादी आकर उनकी लड़ाई शांत करवाती है। अगली सुबह वानी तैयार होकर कॉलेज के लिए निकल रही थी, तभी सुरेश उसे टोकते हुए कहता है। कहाँ जा रही हो वानी? पापा, मैं वानी कॉलेज जा रही है। क्या? मेरे मना करने के बाद भी तुमने कॉलेज में एडमिशन ले लिया? तुम दोनों माँ बेटे की हिम्मत कैसे हुई मेरे फैसले के खिलाफ जाने की? क्योंकि इस बार मैं सही हूँ और मेरी बेटी के लिए क्या सही है क्या गलत, ये मैं आपसे ज्यादा अच्छी तरह से समझती हूँ। सुरेश गुस्से में अपनी पत्नी पर हाथ उठा देता है। मीरा रोते हुए कहती है। बस इसीलिए पढ़ाना चाहती हूँ मैं अपनी बेटी को कि आपकी तरह उसका पति उस पर हाथ न उठा सके, और अगर हाथ उठाए तो वो उसका जवाब दे सके। मीरा की इस बात ने सुरेश की अंतरात्मा पर प्रहार किया, लेकिन उसके अहम की पट्टी उसके दिल पर ऐसी बंधी थी। उसने वानी को ले जाकर कमरे में बंद कर दिया। तभी दादी वहां आ गई और सुरेश से कहने लगी। अपनी बीवी और बेटी पर हाथ उठाकर बहुत बहादुरी का काम कर रहा है ना बेटा? हिम्मत है तो मुझ पर हाथ उठाकर दिखा। माँ, आप बीच में मत बोलो। क्यों बीच में ना बोलूं? तेरे जो मन में आएगा तू वही करेगा। ऐसा नहीं होने दूंगी मैं। दादी जाकर वानी को कमरे से बाहर निकालती है और उसे कॉलेज भेज देती है। इस घटना के बाद सुरेश को अपनी बेटी की शादी जल्द से जल्द करनी है। बस वो इंतज़ार करने लगा कि वानी कब 18 साल की हो और वो कब उसके हाथ पीले कर सके। एक दिन वानी की किताबें नहीं मिल रही थी। माँ, मेरी किताबें कहाँ है? वहीं होगी बिटिया। यहाँ नहीं है माँ, पता नहीं कहाँ चली गई। वानी और मीरा ने पूरे घर में किताबें तलाश की, लेकिन उन्हें कहीं किताबें नहीं मिली। मीरा को ये समझते हुए देर नहीं लगी कि ये किताबें सुरेश ने ही गायब की हैं। कुछ महीनों बाद वानी 18 की हो गई और उसके पिता ने उसकी शादी की तारीख तय कर दी। मेरा ये लो रुपया, अपनी बेटी के लिए शादी का जोड़ा और जो भी सामान की ज़रूरत हो वो ले आना। वानी की शादी तय हो गई है इस महीने की 25 तारीख को। क्या? आपने हमसे पूछे बिना ही वानी की शादी तय कर दी? तुमसे पूछता तो तुम मना ही करती, और तुम्हारी बेटी ड्रामा करती वो अलग से। और हाँ, कान खोल कर सुन लो, अगर तुम दोनों माँ बेटी ने अब कोई ड्रामा किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। समाज के सामने मेरी गर्दन नीची हो, मैं यह हरगिज बर्दाश्त नहीं करूँगा। मीरा समझ गई कि सुरेश अब उसकी कोई बात नहीं सुनने वाला। वानी भी अपने पिता के इस फैसले से पूरी तरह से हिल गई थी। धीरे धीरे शादी का दिन करीब आ रहा था। वानी अपना संयम खोती जा रही थी। सभी सुरेश को समझाने में लगे थे, लेकिन सुरेश किसी की बात समझने के लिए तैयार ही नहीं था और आखिर शादी का दिन भी आ गया। माँ, मैं ये शादी हरगिज नहीं करूँगी, चाहे मुझे इसके लिए कुछ भी करना पड़े।
तेरे पापा किसी कीमत पर नहीं मानेंगे। कितने दिनों से उन्हें समझा रहे हैं, तब उन्होंने हमारी बात नहीं सुनी। तो अब तो बारात दरवाजे पर खड़ी है, अब क्या सुनेंगे। माँ कुछ करो, कल से मेरे फाइनल एग्ज़ाम शुरू हो रहे हैं और मैं ये शादी करके अपनी ज़िंदगी बर्बाद नहीं करना चाहती। मीरा एक सूटकेस निकालती है और थोड़ी देर बाद बाहर चली जाती है। जैसे ही मीरा बाहर जाती है वैसे ही पंडित जी कहते हैं, कन्या को बुलाइए, शुभ मुहूर्त बिता जा रहा है। मीरा, वानी को लेकर आओ। मीरा अपनी जगह से नहीं हिलती। मीरा, सुना नहीं तुमने? वानी को लेकर आओ। जब सुरेश के बार बार कहने पर भी मीरा नहीं जाती तो सुरेश खुद ही कमरे में चला जाता है, लेकिन कमरे में वानी नहीं होती। सुरेश को समझते हुए देर नहीं लगती कि वानी घर छोड़कर भाग गई है। वो गुस्से से अपनी पत्नी से पूछता है, मीरा, शराफत से बता दो, वानी कहाँ है? वानी कहाँ है मीरा? दरवाजे पर बारात खड़ी है और दूल्हा मंडप में बैठा है। मीरा ने अपनी बेटी को शादी के मंडप पर जाने नहीं दिया और उसे भगा दिया। वानी को घर से भगा देती है और बारात दरवाजे पर खड़ी है। सुरेश को कुछ समझ में नहीं आता कि वो क्या करे। वो चुपचाप सर झुकाए कमरे से बाहर जाता है तो पंडित जी कहते हैं, आखिर कन्या को बुलाने में इतना समय क्यों लग रहा है? आप जल्दी से कन्या को बुलाइए, विवाह के लिए विलंब हो रहा है। पंडित जी की बात सुनकर सुरेश चुप रहता है। तभी लड़की का पिता पूछता है, भाई साहब, बात क्या है? आप लोग वानी को बुला क्यों नहीं रहे? सुरेश लड़खड़ाती जुबान से लड़के वालों को सच्चाई बता देता है। ये सुनकर लड़की की माँ कहती है, भाई साहब, तभी तो कहते हैं लड़कियों को ज़्यादा पढ़ाना नहीं चाहिए। 12वीं पास थी ना आपकी बेटी, अब 12 जन्मों के लिए आप लोगों के मुंह पर कालिक पोत कर चली गई। एक बेटी को काबू में नहीं रख पाए। चलो सब यहाँ से, कोई शादी वादी नहीं हो रही यहाँ पर। बारात दरवाजे से लौट जाती है और सबके सामने सुरेश और सुरेश के परिवार की बहुत बदनामी होती है। ये बात सुरेश बर्दाश्त नहीं कर पाता। वो गुस्से में अपनी पत्नी को पीटना शुरू कर देता है। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुमने भगाया है वानी को घर से। तुमने हर बुरे काम में उसका साथ दिया। मेरी बेटी ने कोई बुरा काम नहीं किया। अगर आप पहले से उसकी बात सुन लेते तो आज ये नौबत ही नहीं आती। शर्म कर लो मीरा, अभी भी अपनी बेटी के कारनामों में पर्दा डाल रही हो। अब मेरी बात कान खोल कर सुन लो। अगर आज के बाद तुमने अपनी बेटी से कोई भी रिश्ता रखा तो समझ लेना कि मैं मर गया तुम्हारे लिए। मीरा बहुत रोती है। दादी उसे चुप कराती है। वानी की वजह से सभी बहुत परेशान होते हैं, लेकिन मीरा वानी को अपनी बहन तारा के घर भेज देती है। वानी वहाँ रहकर अपनी पढ़ाई शुरू कर देती है। एक दिन तारा वानी से कहती है, वानी बेटा, देख, तुझे अब शादी कर लेनी चाहिए। कब तक इस तरह से दर बदर भटकती रहेगी? बुरा मत मानियो, लेकिन तूने अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मारी है। लेकिन मौसी जी, पापा ने मेरे सामने कोई रास्ता नहीं छोड़ा था। बहुत समझाया उन्हें, लेकिन वो तो जिद पर अड़े थे कि शादी करवा कर रहेंगे। अरे तो कर लेती ना शादी, एक ना एक दिन तो करनी ही है। फालतू में इतना ड्रामा करवा दिया। तू जानती है ना अपने बाप को, तेरी माँ को बहुत मारा होगा उसने, और अगर उसे पता चल गया कि तू मेरे पास रह रही है तो यहाँ आकर भी बहुत तमाशा करेगा। वानी अपनी मौसी की बात सुनकर सोच में पड़ जाती है। तारा वानी से सारे घर का काम करवाती है। एक दिन वानी कॉलेज जा रही थी, तभी उसकी मौसी उससे कहती है, वानी, हो गई कॉलेज के लिए तैयार? हाँ मौसी जी, बस जा ही रही हूँ। बाद में जाना, पहले किचन का काम खत्म कर ले, और हाँ, नाश्ता भी बना लियो, मैंने कुछ नहीं बनाया है। लेकिन मौसी जी, मुझे देर हो रही है, मेरी क्लास शुरू हो जाएगी। बेटी, आधे घंटे का काम है, करके चली जा। इतना कर देगी तो तेरी पढ़ाई पर कोई आफत नहीं टूट पड़ेगी। वानी किचन में चली जाती है। वो किचन का सारा काम कर देती है, लेकिन उसे कॉलेज के लिए लेट हो जाता है। अब वानी के लिए ये रोज़ की बात हो गई। वो अपनी मौसी के घर का सारा काम करती और अपनी पढ़ाई पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पाती। उसके बाद भी उसकी मौसी उसे कुछ न कुछ सुनाती ही रहती। वानी बेटा, बुरा मत मानियो, इसे कब तक यहाँ रहोगी? आजकल घर का खर्चा उठाना कितना मुश्किल है, वैसे भी कितनी महंगाई हो रही है, ऊपर से तू घर का कुछ काम भी नहीं करती। मेरी बात मान, अपनी दादी से बात कर ले और घर चली जा।
ठीक है मौसी, मैं आज ही दादी और माँ से बात करती हूँ। वानी फौरन ही अपनी दादी को कॉल करती है और उसे सारी बात बताती है। सारी बात सुनने के बाद दादी कहती है, वानी, मुसीबत में तो साया भी साथ छोड़ देता है, और तेरी मौसी की आदत तो वैसे भी अच्छी नहीं है। तू चिंता मत कर, मैं जल्द ही तेरे रहने का इंतज़ाम कहीं और करवा दूंगी। रहने का इंतज़ाम करवा दोगी? लेकिन कहाँ दादी, मुझे आप सभी के साथ रहना है। मुझे आपकी बहुत याद आती है। वानी, तो अपने बाप को जानती है ना, उसने तेरी माँ का और मेरा जीना दुश्वार कर रखा है। अगर मैं तुझे घर में ले आई तो वो ना जाने क्या करेगा, इसलिए तेरा अभी घर आना ठीक नहीं। तू मुझे 1-2 दिन का समय दे, मैं कुछ करती हूँ। दादी की बात सुनकर वानी और भी ज्यादा परेशान हो जाती है। दादी ने कुछ दिनों बाद वानी के रहने का इंतजाम एक हॉस्टल में करवा दिया। वानी, ये कमरा छोटा है लेकिन तेरे लिए काफ़ी है। यहाँ और भी लड़कियाँ रहती हैं, सभी का अपना अलग अलग रूम है। तुझे किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। और हाँ, तुझे हर महीने तेरी माँ और मैं कुछ पैसे दे दिया करेंगे। थैंक यू दादी, आप मेरे लिए कितना कुछ कर रही हो। अच्छा, चलती हूँ मैं अब। अपना ख्याल रखना। हाँ बेटा। दादी, कुछ देर तो रुको, इतनी जल्दी क्यों भाग रही हो? बेटा, मैं यहाँ बहुत मुश्किल से आई हूँ। अगर तेरे बाप को पता चल गया ना, तो तेरी माँ की तरह मेरा भी घर से निकलना बंद कर देगा। वानी दादी को रोकने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन दादी वहाँ ज्यादा देर तक नहीं रुकती, वहाँ से चली जाती है। अब वानी आए दिन दादी और माँ से रुपए मांगने लगती। वानी ने अपनी दादी को फ़ोन किया। हेलो दादी, अगले महीने मेरे एग्ज़ाम शुरू हो रहे हैं। मुझे एग्ज़ामिनेशन फ़ीस चाहिए और हॉस्टल का रेंट भी। मैंने आपको 3 दिन पहले भी फ़ोन किया था। हाँ बेटा, मुझे याद है। मैं तेरे लिए रुपयों का ही इंतज़ाम कर रही हूँ। देख बेटा, बहुत ज़्यादा रुपए तो मेरे पास नहीं है। मैं तेरी माँ से पूछती हूँ, क्या पता उसके पास हो। मैं तुझे शाम तक दे दूँगी। हाँ बेटा। दादी मीरा के पास जाती है और उससे पूछती है, बहू, तेरे पास कुछ रुपए है क्या? माँ जी, वानी के पापा ने मुझे पैसे देने बंद कर दिए हैं। घर में कोई भी सामान आता है तो वो खुद ही लेकर आ जाते हैं। वो मुझे वानी के पैसों से भी मदद नहीं करने देंगे। ऐसे तो वानी के लिए परेशानी हो जाएगी। वो कई दिनों से मुझसे रुपए मांग रही है और मैं उसे टाले जा रही हूँ। माँ जी, अभी आपके पास जितने पैसे हैं आप उतने ही वानी को दे आओ, बाद में देखते हैं क्या करना है। दादी वानी के पास चली जाती है और वानी को पैसे देते हुए कहती है, ले बेटा, अभी तो इतने ही रुपए हैं मेरे पास, और बाद में दे दूंगी। दादी, ये क्या चिल्लड़ लेकर आई हो आप मेरे पास? इसमें ना तो रूम का किराया निकलेगा और ना ही ये एग्जामिनेशन फ़ीस के लिए पूरे पड़ेंगे। दादी, आपको पता है मुझे कुछ किताबें भी खरीदनी थी, लेकिन पैसों की कमी की वजह से मैंने कुछ नहीं खरीदा। वानी, तेरे बाप ने घर में रुपए देना बंद कर दिया है। वो नहीं चाहता कि हम किसी भी तरह से तेरी मदद करें। अभी तू ये रख ले, मैं कुछ करती हूँ। दादी वानी को थोड़े से रुपए देकर चली जाती है। अब वानी समझ जाती है कि अगर उसे अपनी पढ़ाई पूरी करनी है तो उसके लिए उसे रुपयों का इंतज़ाम भी खुद ही करना होगा। इसलिए वो अपने लिए जॉब ढूंढना शुरू कर देती है और एक जगह उसे नौकरी भी मिल जाती है। विश्वानी, आप अभी फ्रेशर हो, आपको पहले काम सीखना पड़ेगा। हम अभी आपको ज़्यादा सैलरी तो नहीं दे पाएंगे, लेकिन हाँ, अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी रही तो हम बाद में आपकी सैलरी बढ़ा देंगे। ठीक है सर, मुझे कोई परेशानी नहीं है। मैं कब से ज्वाइन कर सकती हूँ? आप कल से ही आ सकती हो। जो डॉक्यूमेंट हमने आपसे बोले हैं वो डॉक्यूमेंट लेकर ज़रूर आना। वानी नौकरी तो करने लगी, लेकिन उसका पढ़ाई की तरफ ध्यान थोड़ा कम हो गया। ऑफिस में अच्छा परफॉर्मेंस दिखाने की वजह से वो पढ़ाई में पीछे होती जा रही थी। एक दिन वो कॉलेज कैंपस में अपना टेस्ट पेपर हाथ में लेकर बैठी थी। नौकरी के चक्कर में मैं अपनी पढ़ाई पर भी ध्यान नहीं दे पा रही हूँ। इस टेस्ट में मेरे 50 में से 25 नंबर आए हैं। इतने कम मार्क्स मेरे कभी नहीं आए। जिसकी वजह से घर छोड़ा, उसी में पीछे नहीं रहना मुझे। लेकिन नौकरी भी तो नहीं छोड़ सकती, पढ़ने के लिए पैसों की ज़रूरत पड़ेगी ही। वानी बहुत परेशान हो गई। उसे समझ में नहीं आ रहा है कि वो पढ़ाई छोड़े या नौकरी।
क्या वानी को नौकरी और पढ़ाई छोड़कर घर वापस चले जाना चाहिए और अपने पिता से माफ़ी मांगकर शादी कर लेनी चाहिए, या फिर इसी तरह मेहनत और संघर्ष करके अपने लिए नए रास्तों की तलाश करनी चाहिए? बेचारी वानी बहुत परेशान है। आप उसकी मदद करें और उसे कमेंट करके सही दिशा के बारे में बताएं।